Hello students, I am Santosh Kumar Nema, PGT Computer Science from Kendriya Vidyalaya, Lalitpur. In this video, I am going to explain about idea of algorithmic efficiency. This chapter is covered under class 12th Computer Science syllabus. There are two parts of the video, and in these two parts we will be learning about what is an algorithm, idea of efficiency, how this efficiency is measured, complexity and computation, best, average and worst case complexities. So let's start the video. The first thing that we must learn in the starting is algorithm. What is an algorithm? At this stage we already know that algorithm is the step-by-step process to perform certain task. आप बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं. प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कोड लिखा जाता है उस कोड को लिखने के पहले एल्गोरिथम डेवलप की जाती है. ये जो एल्गोरिथम होती है दिस गाइड अस हाउ टू राइट द प्रोग्रामिंग कोड. तो बेसिकली एल्गोरिथम इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. और जब ये एल्गोरिथम लिखी जाती है तो नॉर्मली एज अ स्टूडेंट अभी आप लोग जो करते हैं वो ये तरीका होता है कि आपका एक एम होता है कि आप एक करेक्ट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं. यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स करेक्टली नो मैटर हाउ मच एफिशिएंट इज इट. वो एफिशिएंट होगा या नहीं होगा आप इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आप एक करेक्ट प्रोग्राम बनाना चाहते हैं. और प्रोग्रामिंग की शुरुआत में लर्नर्स से हम ये उम्मीद भी नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम बना पाए. हमारा यही उद्देश्य होता है कि फर्स्ट लेवल लर्नर्स करेक्ट प्रोग्राम बनाना सीख जाएं. Our primary aim is to make them learn about how to code correctly, and then we refine the techniques and make them able to write codes that is most efficient. So जब भी एक एल्गोरिथम डेवलप होती है हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हम एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डेवलप करें. एफिशिएंट एल्गोरिथम किसे हम कहेंगे? विच एल्गोरिथम विल बी considered as the efficient algorithm. तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि the time taken to perform the given task, use of available resources even when the program is handling large volumes of data. अगर आप एक एल्गोरिथम बना रहे हैं और उसमें वो मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करे और बहुत कम समय में अपना काम कंप्लीट कर दे तो ऐसी एल्गोरिथम को हम एफिशिएंट एल्गोरिथम कहते हैं. The algorithm that takes least time and uses least resources is the aim of a developer of algorithm. और कभी भी किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय उस प्रोग्राम को बनाने के कई सारे लॉजिक हो सकते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल. सो देयर आर मल्टीपल एल्गोरिथम फॉर द सेम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. Our aim should be to write programs that takes minimum time to perform tasks with minimum uses of resources, especially the CPU, precious CPU time. हम जानते हैं कि CPU का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. कंप्यूटर के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है. इफ एनीथिंग इज मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है तो वो है CPU टाइम. CPU टाइम को बचाने के लिए हमारी एल्गोरिथम को हमें एफिशिएंट बनाना होगा. एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं तो उस एल्गोरिथम को अफेक्ट करने वाले क्या फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी? यहां पर कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हम दो तरह के फैक्टर्स देखते हैं. इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं. देयर आर इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स होते हैं एल्गोरिथम के अंदर. व्हेनेवर यू आर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम द factors that affect its efficiency, and if these are the internal factors, these are time required to run and space required to run. Why these are internal factors? क्योंकि whenever you are developing an algorithm you should write it in a manner that it takes least time on the computer and least memory when it is running. तो ये इस तरीके से हमें एल्गोरिथम लिखनी होती है कि वो कम से कम समय में अपना काम करे और कम से कम मेमोरी रिसोर्सेज यूज करे. अब इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एल्गोरिथम डेवलपर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. दीज आर द साइज ऑफ द इनपुट, स्पीड ऑफ कंप्यूटर एंड द क्वालिटी ऑफ द कंपाइलर.
क्योंकि whenever you are developing an algorithm is basically independent of the programming language and so is independent from the compiler also. So whenever your algorithm will be coded in any particular programming language, you don't know what type of compiler will be there. When this program will be running on a computer, you don't know what will be the speed of that computer and you don't know how much data will it deal with. तो कितना डेटा किस तरीके से यूज करेगी, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब एल्गोरिथम डेवलपर के कंट्रोल में नहीं होते हैं. बट इवन देन एक एल्गोरिथम डेवलपर का जो काम होता है उसे ये इंश्योर करना चाहिए कि एल्गोरिथम कम से कम समय और कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके रन होगी. Now let's learn about the complexity of an algorithm. What is the complexity of an algorithm? Basically, the term algorithm complexity, it measures how much time is required by the algorithm to solve the given problem. जो भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम डेवलप कर रहे हैं उसका वो जो सॉल्यूशन है व्हेन इट विल बी रनिंग ऑन द कंप्यूटर, हाउ मच टाइम विल इट कंज्यूम, वो कितना समय लेने वाला है, इसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो यहां एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. तो कॉम्प्लेक्सिटी इज द टर्म दैट एक्सप्रेसेस हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द एल्गोरिथम टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड when you develop the solution of any programming problem, there might be multiple algorithms developed. अलग अलग बहुत सारे प्रोग्रामर अलग अलग लॉजिक से एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं. इनफैक्ट एक ही प्रोग्रामर अलग अलग लॉजिक से कुछ एल्गोरिथम डेवलप कर सकता है. तो जब मल्टीपल एल्गोरिथम हमारे पास किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होंगी, व्हेन देयर विल बी मल्टीपल एल्गोरिथम अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सेम प्रॉब्लम, देन व्हिच वन टू चूज, हाउ यू विल डिसाइड? सो we will choose the algorithm that is faster, that means that is running in the less time. So we have to find out the complexity of an algorithm. Complexity will suggest us how much time that algorithm is each of the algorithm is taking, and based on that complexity we will find out which one is the faster one. And now this complexity is basically depend on so many different things, but whenever we will study complexity of algorithm, we will study it on the basis of number of inputs given to the algorithm. वो algorithm कितने inputs का use करने वाली है उसके basis पर हम complexity को find out करने की कोशिश करते हैं, उसकी study करते हैं. तो when we learn about the complexity, we will need to express it. Complexity might be a unit. You can treat it or understand it like a unit to measure the speed of an algorithm. And when you learn about the complexity of certain algorithm, how you will express it on the paper. आपको लिखकर ये express करना है, आपको mathematically आपको express करना होगा what is the complexity of that particular algorithm. So for this expression, there is a notation called big O notation. Here big means the capital, but it is called big O notation. So this is a capital O used here to denote the complexity of an algorithm, and we can say how much time will be required at most to perform a task if number of input is n. It is called the complexity of the algorithm. So हम जब complexity की बात करेंगे, whenever we will be discussing about the complexity, we will always know how many inputs are being given to the algorithm. Only then we will be able to know what is the complexity of the algorithm. तो input कितना होगा? If input is n, total number of inputs is n, then we will express this complexity in terms of number of inputs, that is n. It may be any other variable also. And to represent the complexity of an algorithm, we will use big O notation. For example, what is given here? If we say that an algorithm's complexity is O n square, here O n square is written.
on square. If an algorithm complexity is on square, it means that algorithm may take maximum n square steps to perform the task. अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर लिखी हुई हमें दी गई है तो हम ये कहेंगे कि दिस एल्गोरिथम विल टेक मैक्सिमम एन स्क्वायर स्टेप्स. जितना नंबर ऑफ इनपुट है दैट इज एन, उसका स्क्वायर जो होगा दिस विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म द टास्क. उस काम को करने के लिए इतने मैक्सिमम स्टेप्स की जरूरत होगी. कम स्टेप्स भी लग सकते हैं, बट व्हेनेवर वी आर learning about the complexity or analyzing the complexity of an algorithm, what we do, we are concerned about the maximum steps. So maximum steps कितने लग सकते हैं? तो n square लग सकते हैं. तो एक एग्जांपल है ये कि if an algorithm complexity is on square, that means this algorithm will require n square maximum number of steps to perform that particular task. This जो complexity है, this complexity is also called the growth rate of an algorithm. ठीक है. नाउ व्हाट आई वाज रीडिंग इट ओ एन स्क्वायर. दिस इज नॉट द करेक्ट वे. नाउ हाउ शुड वी रीड दिस ओ एन स्क्वायर? दिस इज अ बिग ओ नोटेशन. So how should we read it? So there are three ways. Big O of n square, either we will read it as big O of n square, or we will read it as O of n square, or we will read it as order of n square. So these all are the three ways are there. You can use any way. Now these complexities, basically these complexity may be constant, logarithmic, linear, n log n, quadratic, cubic, or of exponential nature, etc. It is nothing but the order of constant, logarithmic, linear, and so on, the number of steps encountered for the completion of particular algorithm. जब एक एल्गोरिथम अपना काम करेगी और नंबर ऑफ एन जैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ एन जैसे ही हम देते हैं, तो उसके बेसिस पे हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड. अगर हम कहें कि हम कितना भी इनपुट दें, नो मैटर हाउ मेनी इनपुट्स वी आर गिविंग, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इफ एल्गोरिथम इज परफॉर्मिंग कॉन्स्टेंटली, then we will say that the complexity of algorithm is order of 1, that is constant. It is independent from the size of input. And in the same way, if an algorithm requires half steps from the previous step, on every occurrence it requires half of the steps from the steps required in the previous step. previous step में जितने स्टेप्स लगे थे उसके आधे स्टेप्स अगर हर बार होते जाएंगे तो ऐसे केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, और इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ लॉग एन. दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज बेसिकली इज ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम. आई होप यू हैव लर्नड अबाउट द बाइनरी सर्च. एंड इट मे बी अ लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी इफ इट डज नॉट ग्रोज एक्सपोनेंशियली. अगर नॉर्मली बढ़ती है तो इसको लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी भी कहा जा सकता है. तो बेसिकली दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी ट्रीटेड एज रनिंग टाइम ऑल्सो. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट और analyze the complexity of an algorithm? So whenever you will write an algorithm, what you will do, you will study all of the statements. Your algorithm might be involving some kind of loop, one loop or nested loop or multiple loops. There might be multiple if statements or single statements, many other statements. So many different kind of statements might be there. What you will do, you will study each of the statements in the algorithm and note down the time taken by each of the statement. And after that time calculation, you will reach to a certain kind of equation as it is written here. One equation, this is just an example, n square plus 5n plus 6. So whenever you will deal with
कॉम्प्लेक्सिटीज whenever you have some kind of algorithm and आप उसके जितने भी तरह के स्टेटमेंट्स हैं उनके जितना भी टाइम वो कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको लिखेंगे, तो एक इक्वेशन आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा. इसको आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एन, फंक्शन ऑफ इनपुट्स. जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उसके बेसिस पर एक आपका फंक्शन या इक्वेशन बन जाएगा और इसमें मल्टीपल टर्म्स होंगे. जैसे इस इक्वेशन में 3 टर्म है, एन स्क्वायर प्लस 5n एंड प्लस 6. तो यहां 2 टर्म हमारी वेरिएबल पर डिपेंडेंट है और एक टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है. अब whenever you will be finding out the complexity of an algorithm, what you will do, you will find out the dominant term of that particular equation or function. वो जो फंक्शन आपने बनाया है, जो फंक्शन आप पहुंचे उस फंक्शन तक, उसमें से आपको डोमिनेंट टर्म ढूंढनी होगी. व्हाट इज द डोमिनेंट टर्म? तो डोमिनेंट टर्म is the term that grows the fastest, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है. अब टर्म बढ़ेगी कैसे? तो टर्म बढ़ेगी ऐसे कि नंबर ऑफ एन जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड भी बढ़ सकता है. तो हमें यह देखना होगा व्हाट इज अवर एन, और एन की वैल्यू बढ़ाने पर कौन सी टर्म तेजी से बढ़ती है. यहां हमारे पास 2 टर्म है, हमारे पास है एन स्क्वायर एंड 5n. So these 2 terms are the variable terms dependent on the value of n. Now check this. If we take the value of n as 10, then the value of n square will be 100 and value of 5n will be 50. Okay. If we increase the value of n, that is number of input, if we increase this number, then term n square will be, the value of term n square will be 10,000. And the value of term 5n will be 500. In the same way, if we increase the number of input to 1000, then the term n square will have 10 lakhs and term 5n will have 5000. In the same way, if 10,000 inputs are given, then term n square will have 10 crores. That means if 10,000 inputs are given, then algorithm will perform 10 crores 10 crores steps here, and another term will take 50,000 steps only. तो यहां पर हम देख सकते हैं कि this value is quite larger, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है जैसे हम नंबर ऑफ n बढ़ाते हैं. तो here we can say the n square is the dominant term. और जब हम इस तरह के इक्वेशन में डोमिनेंट टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, व्हेन वी फाइंड आउट द डोमिनेंट टर्म इन द गिवन इक्वेशन और द इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड, वी विल इग्नोर रेस्ट टर्म्स. वी विल इग्नोर हियर 5n and 6. These are the constant and 5n is the slow increasing term. So now what we will do, we will express the complexity in terms of the fastest growing term, that is in terms of dominant term. In terms of dominant term, तो डोमिनेंट टर्म इस इक्वेशन में हमारे पास हुई एन स्क्वायर. तो हमारी ये जो एल्गोरिथम होगी जिसके लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव किया, ये एक एग्जांपल एक्सप्रेशन है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसे कहेंगे ओ एन स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर ही यहां पर डोमिनेंट टर्म है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट टर्म, एंड दिस इज द वे, these are the basics. Basically what we have learned so far in this video, we have learned the basics of analyzing of complexity in different algorithm. This is the first part. In the next part we will be learning how we will compute the complexity in case of different statements. So till then, thank you.